पिछले लेक्चर में अपन ने आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का अर्थ, परिभाषा, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विशेषताएं तथा आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन एक आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि कल मैंने शुरुआत में बताया था कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विशेषताओं को अपन मोटे रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। कर्मचारियों से संबंधित कौन कौन सी उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, लेखांकन से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, रोकड़ से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए तथा अन्य और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो आज अपन स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कर्मचारियों से संबंधित विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल फीचर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज। उसमें सबसे पहली विशेषता है कि कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य का वितरण किया जाए तथा उनके आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी है, नियुक्ति से पूर्व कर्मचारी के पूर्व के नियोक्ता से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि वह कर्मचारी ईमानदार है या नहीं, और जो ईमानदार कर्मचारी हो उसी की नियुक्ति करनी चाहिए। यहाँ पूर्व नियोक्ता का अभिप्राय है जिस कर्मचारी को अपन नियुक्त कर रहे हैं वो पहले जहाँ भी काम करता हो उसके मालिक से जानकारी प्राप्त करना। तीसरी है कर्मचारी संबंधित विशेषता, नए कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो उससे उस कर्मचारी की जमानत लेनी चाहिए ताकि वो कोई कपट गबन करे तो उस राशि की वसूली उस जमानत देने वाले व्यक्ति से हो सके। चौथी विशेषता है कर्मचारियों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण होना चाहिए। ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं पहले। पांचवी विशेषता है विभिन्न कार्यों हेतु अलग अलग व्यक्ति अधिकृत होने चाहिए। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की जांच अनिवार्यतः अन्य व्यक्ति से कार्य से होनी चाहिए। ये भी डिस्कस हो चुका है। अगला पॉइंट है रोकड़िए तथा स्टोर कीपर, मतलब कैशियर और स्टोर कीपर को समय समय पर अनिवार्यतः कंपल्सरीली छुट्टी पर भेजना चाहिए और दूसरा व्यक्ति उसकी जगह कार्य करे ताकि उसने कोई छल कपट किया हो तो पकड़ में आ जाए। और अंतिम विशेषता है कर्मचारी जो भी काम करते हैं उसके कार्यों की नियमित देखरेख होती रहनी चाहिए। ये कर्मचारियों से संबंधित विशेषताएं हैं जो एक आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में होनी चाहिए। अगला है लेखांकन से संबंधित, मतलब एसेंशियल फीचर्स रिलेटिंग टू अकाउंटेंसी। उसमें पहली है व्यापार की प्रकृति के अनुरूप लेखांकन की उचित प्रणाली अपनाई जाए। दूसरा है व्यापार में प्रयुक्त जो भी प्रपत्र हैं, जैसे बिल है, क्रयादेश है, जमा तथा नाम का पत्र जिसको डेबिट या क्रेडिट नोट बोलते हैं इंग्लिश में, ये सब छपे हुए होने चाहिए। मतलब व्यापार में जो भी प्रपत्र, चाहे बिल हो, चाहे परचेज ऑर्डर हो, चाहे डेबिट नोट हो, चाहे क्रेडिट नोट हो, ये प्रिंटेड होने चाहिए। प्रिंटेड होते हैं, उस पर नंबर लगे हुए होते हैं, तो छल कपट की संभावनाएं कम हो जाती है। अगली विशेषता है समय समय पर रहतिये, मतलब स्टॉक का भौतिक सत्यापन करना चाहिए। उसके बाद अंतिम विशेषता है लेखांकन से संबंधित प्रत्येक व्यवहार के लिए
प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए और उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। इसके बाद थर्ड है रोकड़ से संबंधित विशेषताएं, एसेंशियल फीचर्स रिलेटिंग टू कैश। उसमें पहला है रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतान का कार्य अलग अलग व्यक्ति को दिया हुआ होना चाहिए। और सेकंड और लास्ट विशेषता है प्रत्येक दिन जो व्यापार में रोकड़ और चेक प्राप्त हो उसे उसी दिन बैंक में जमा करा देना चाहिए। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी है अन्य विशेषताएं। अन्य विशेषताओं में पहली है अत्याधुनिक तकनीक के कंप्यूटर लेखांकन में प्रयोग हो, मतलब लेटेस्ट जो कंप्यूटर है टेक्निक्स है उनका अकाउंटिंग में यूज होना चाहिए। दूसरी विशेषता है व्यापार की परिस्थिति के अनुसार बदल सकने वाली या परिवर्तित हो सकने वाली लोचदार आंतरिक निरीक्षण प्रणाली होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है डाक खोलने का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के पास ही होना चाहिए। हर एक व्यक्ति व्यापार की डाक नहीं खोल सके, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। और लास्ट है समय समय पर देनदारों तथा लेनदारों के खातों का मिलान पत्र व्यवहार द्वारा या उनसे खाते की प्रति मंगाकर, जिसको अपन अकाउंट कन्फर्मेशन बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि यदि कोई छूट की, बैड डेट्स की, रिटर्न की, मतलब डिस्काउंट, बैड डेट्स, रिटर्न्स की कोई भी प्रविष्टि फर्जी की गई है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आता है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के मूल सिद्धांत क्या क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, अर्थात बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के प्रभावशाली होने के लिए आवश्यक है कि वह पूर्ण स्थापित सिद्धांतों पर बनाई जाए। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिन्हें आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, मतलब इंटरनल चेक सिस्टम बनाते समय ही ध्यान में रखना चाहिए। उनको अपन डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है कर्मचारियों के अधिकारों तथा दायित्वों का निर्धारण स्पष्ट रूप से होना चाहिए तथा उत्तरदायित्व अधिकारों के अनुरूप होने चाहिए। किसी भी स्तर पर इनमें दोहराव नहीं होना चाहिए। दूसरा है कार्य का विभाजन कर्मचारियों की कुशलता, अनुभव, ज्ञान तथा योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। तीसरा है कर्मचारियों के कार्यों में एक उचित समय के अंतराल के बाद बदलाव होना चाहिए, जिससे उनकी कुशलता किसी कार्य विशेष तक ही सीमित न रहे, बल्कि सभी कार्यों में वे दक्षता प्राप्त कर सके। किसी एक ही कार्य पर लंबे समय तक कार्य करने से किसी विशिष्ट व्यवहार के प्रति उनकी रुचि विकसित न हो सके, ताकि व्यवहार के अंतर्गत कपट करने का तरीका ढूंढने का मौका उन्हें न मिले। चौथा है कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी के कार्य का पूरक हो, अर्थात एक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य की जांच स्वतः दूसरे कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य से हो सके। यदि कार्य में कोई गलती या कपट हो तो भी स्वतः पकड़ में आ जाती है। पांचवा सिद्धांत है कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अवकाश पर जाने के लिए बाध्य या प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे उनके द्वारा यदि कोई कपट किया गया हो
या कपट के लिए तरीका ढूंढा गया हो तो उसकी प्रतिनियुक्ति पर जो अन्य कर्मचारी आया है वह उसे पकड़ लेगा। उसके बाद छठा पॉइंट है, खाता बहियों पर नियंत्रण के लिए स्वकीय संतुलन प्रणाली, मतलब लेजर्स को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम अपनाना चाहिए। अगला पॉइंट है, श्रम बचाने के लिए आधुनिक उपकरणों, गणना मशीनों, कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आठवां बिंदु है, प्रमाणकों, विवरण पत्रों तथा व्यापारिक पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए उचित फाइलिंग व्यवस्था होनी चाहिए। 9वां पॉइंट है, डाक से आने वाले सभी पत्रों को उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा ही खोला जाना चाहिए। 10वां पॉइंट है, प्राप्त होने वाले सभी चेक ड्राफ्ट रेखांकित हो तथा बैंक में जमा कराने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 11वां है, बैंक के कार्य समय के बाद प्राप्त सभी रोकड़, चेक, ड्राफ्ट आदि को सुरक्षित रखना चाहिए। कुछ शहरों में 24 ही घंटे बैंकिंग व्यवस्था है, परंतु जहां यह सुविधा नहीं है वहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित स्थान पर ही इन्हें रखना चाहिए। 12वां पॉइंट है, सभी पत्रों को रजिस्टर में दर्ज करने के बाद संबंधित विभाग को भेजा जाना चाहिए। कोई भी चिट्ठी आती है पहले इनवर्ड होगी रजिस्टर में, उसके बाद वो संबंधित व्यक्ति को वापस दी जाएगी और उसके साइन ले लिए जाएंगे। 13वां बिंदु है, सभी अशोध्य ऋण तथा खराब माल की वापसी के कारण देय राशियों का अनुमोदन उत्तरदायी अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। अशोध्य ऋण का मतलब बैड डेट्स और खराब माल की वापसी का मतलब जो डैमेज्ड गुड्स है और जिसे अपन ने रिटर्न किया है, तो नेचुरल है कि उनका जो भी उसके बदले क्लेम बनता है उसका वेरिफिकेशन जो भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उसके द्वारा होना चाहिए। क्लरिकल लेवल पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो कपट और गबन होने की संभावना रहती है। 14वां पॉइंट है, माल की प्राप्ति तथा निर्गमन से संबंधित लेखों के रख रखाव की एक उत्तरदायी अधिकारी की देखरेख में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। 15वां है, देनदारों और लेनदारों से पत्र व्यवहार संबंधित अधिकारी के द्वारा ही किया जाना चाहिए। और लास्ट, महत्वपूर्ण कार्य जैसे स्टॉक का मूल्यांकन, सत्यापन, मजदूरी के भुगतान का संचालन उत्तरदायी अधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रण में किसी योग्य कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए। यदि इन सिद्धांतों का पालन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू करते समय किया जाए तो निरीक्षण प्रणाली प्रभावशाली और एक आदर्श प्रणाली मानी जाएगी। तो अब कुछ विद्वान ये कहते हैं कि एक आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो कुछ विद्वान आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में लिखते हैं। ज़्यादातर पॉइंट्स कॉमन है, आपकी सुविधा के लिए दोनों हेडिंग दे दिए गए हैं, पॉइंट वही रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने दोनों को डिस्कस कर लिया है आपसे, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल पूछे तो आप ये नहीं समझें कि ये तो बताया ही नहीं गया है। इसके बाद आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के लाभ या महत्व क्या है, उनमें सबसे पहला बिंदु है कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में विभिन्न कर्मचारियों में कार्य विभाजन होने से कर्मचारियों से
विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है, अर्थात कर्मचारी अपने कार्य में दक्ष हो जाते हैं और विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा बिंदु है अशुद्धियों तथा गबन की संभावना कम होना, मिनिमम चांस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मचारियों के कार्यों की आपस में स्वतः जांच होने से गलतियों और कपटों की संभावना कम हो जाती है। तीसरा बिंदु है त्रुटि व गबन का शीघ्र पकड़ा जाना। यदि कार्य के दौरान किसी कर्मचारी से कोई गलती हो जाती है तो यह कार्य के दौरान ही पकड़ में आ जाती है, जिससे उसे समय पर सुधार लिया जाता है और लेखों पर पड़ने वाले प्रभाव को रोका जा सकता है। चौथा बिंदु है कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज। कर्मचारियों में कार्य का विभाजन होने से प्रत्येक कर्मचारी अपने द्वारा किए गए कार्य के प्रति जवाबदेह होता है, अर्थात उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित हो जाता है। पांचवा है प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जैसा कि अपन जानते हैं कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को प्रभावशाली तभी कहा जा सकता है जब ऐसी प्रणाली द्वारा तैयार लेखों में गलती व कपट कम से कम हो या न हो। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के द्वारा तैयार लेखों में गलती व कपट न्यूनतम होते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को प्रभावशाली बनाती है। छठा बिंदु है अंकेक्षण कार्य में सहायक, हेल्पफुल इन ऑडिटर्स वर्क। अंकेक्षण के कार्य में सहायक। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जब प्रभावशाली होती है तो अंकेक्षक का कार्य, उसका जांच का कार्य आसान हो जाता है, क्योंकि उसे विस्तार से लेखा पुस्तकों की जांच नहीं करनी पड़ती और परीक्षण जांच से अंकेक्षण के कार्य को पूरा कर सकता है। सातवां बिंदु है अंतिम खातों की शीघ्र तैयारी, अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। कुशल तथा प्रभावशाली आंतरिक निरीक्षण प्रणाली होने से गलती और कपट की संभावना कम होती है तथा लेखा पुस्तकें अधिक विश्वसनीय होती है। इसलिए अंतिम खातों को तैयार करने में कम समय लगता है और ऐसे खातों के अंकेक्षण में भी समय कम लगता है। आठवां बिंदु है कम उत्पादन लागत, लो प्रोडक्शन कॉस्ट। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली कपट और त्रुटि को रोकती है, कम करती है, जिससे अपव्यय में कमी आती है, वेस्टेज में। इसके अतिरिक्त कार्य विभाजन से विशिष्टीकरण, स्पेसिफिकेशन का लाभ भी मिलता है, जिससे कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और इन सब का प्रभाव उत्पादन लागत के कम होने के रूप में आता है। उसके बाद अगला बिंदु है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से कर्मचारियों पर त्रुटि तथा कपट न करने का मानसिक और नैतिक दबाव बना रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि कोई भी गलती व कपट की तो वो उसी समय दूसरे व्यक्ति के कार्य से तुलना होने पर पकड़ में आ जाएगी। इससे उनके द्वारा किया गया कार्य स्वतः ही त्रुटि तथा कपट से रहित होता है, जिससे उनके मनोबल में भी वृद्धि होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रबंध में सहायक, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। इसमें कार्य प्रणाली इस प्रकार से निर्धारित की जाती है कि व्यापारी अपना ध्यान भावी नीतियां बनाने, नियंत्रण करने तथा व्यापार के विकास संबंधी कार्यों में लगाता है। इस प्रणाली के लागू करने से दैनिक कार्यों में आने वाली कठिनाइयों से छुटकारा
मिल जाता है। इस प्रकार ये प्रबंध में काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। और लास्ट में है आंतरिक अंकेक्षण में सहायक, हेल्पफुल इन इंटरनल ऑडिट। इसमें आंतरिक अंकेक्षण संबंधी काफ़ी कार्य स्वतः ही जांच से पूरा हो जाता है, जिससे आंतरिक अंकेक्षण में कम समय लगता है, इंटरनल ऑडिट में टाइम कम लगता है। ये हुआ आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का महत्व या लाभ। इसके बाद अपन आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के दोषों की विस्तार से चर्चा करेंगे।